अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मास्क ख्वाजा फ्रॉम maskmas.com। डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप लास्ट 10 इयर्स का डाटा गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में फायर इंसिडेंट्स के रेट और एक्सीडेंट्स रेट जो है वो तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें नामवर टेक्सटाइल मिल्स भी आएंगी, आपकी नज़र के अंदर से गुजरेंगी, और वेयर हाउसेज लॉजिस्टिक्स कंपनीज भी आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक फायर इंसिडेंट हुआ लाहौर के अंदर। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ इन गुजरात। इसके अलावा बॉयलर ब्लास्टिंग के इंसिडेंट्स भी आपको सुनने में मिलेंगे। ये सारे इंसिडेंट्स की जो रफ्तार है, फ्रिक्वेंसी है, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अब इन इंसिडेंट्स को रोकवाने के लिए या इनकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज मुरतब की हैं, इन पॉलिसीज का क्या स्टेटस है, इन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है, इन पॉलिसीज को क्या ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, और जो इनको वायलेट कर रहा है इनके ऊपर क्या पेनल्टीज इंपोज हो रही हैं, और अगर इनकी कोई अहमियत नहीं है तो गवर्नमेंट ने तकल्लुफ़ क्यों किया। ये सारा कुछ आज हम जानेंगे मुजाहिद साहब से। मुजाहिद साहब, ये बड़ी लंबी रात होने वाली है, कमर कस लें, आज हमने आपको छोड़ना कोई नहीं है। तारुफ ही अपना खुद ही कराएंगे। दसो जी मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम जैसे माज भाई ने बताया मोहम्मद मुजाहिद, और मैं इस फील्ड में 2006 से मौजूद हूँ। और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो मेरी एमएससी और एमफिल है एनवायरमेंटल साइंसेज में। उसके अलावा फिर कुछ नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में क्वालिफ़िकेशंस की, जिसमें निबोश है, उसके अलावा HABC है, CIH है, प्लस जो है बहुत सारे जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलके मैंने बहुत सारी जो है वो क्वालिफ़िकेशंस ली। और ये जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं इनका मैं ऑडिटर हूँ 14,001 के लिए, 9,001 के लिए, 45,001 के लिए, जो कि फॉर्मली OSAS 18,001 होता था। तो ये सारी की सारी मेरी ब्रीफ क्वालिफ़िकेशंस हैं, और इन्हीं क्वालिफ़िकेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर भी मेरा आना जाना लगा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल हर जगह रिप्रेजेंट भी करते रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। मुझे ये अल्लाह ताला ने बड़ा मुझे मौका दिया। मैं पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और पाकिस्तान के हवाले से कुछ मैंने स्टडीज़ की थी, उनको मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ। और जिसमें सबसे बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी का प्लेटफॉर्म जो माना जाता है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। माशाल्लाह। ये किस कंट्री में हुआ था? ये डिफरेंट कंट्रीज में होता है हर 3 साल के बाद। अच्छा। इसको ILO बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है, और ILO के साथ इसमें यूरोपियन यूनियन होती है, और फिर किसी भी होस्ट कंट्री में ये जो होस्ट है वो बेसिकली को ऑर्गेनाइजर होता है इस कॉन्फ्रेंस का। तो हम नहीं कभी होस्ट बने पाकिस्तानी के? हम ऐसे हमेशा मेहमान ही बनते रहे हैं जाके। अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, अभी हमारा शायद सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दूसरा बहुत बड़ी बात है कमिटमेंट की, कि हमारी कमिटमेंट टॉप लेवल पे कितनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2017 में मैंने ये कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम अटेंड की सिंगापुर में। उसके बाद हमें एक्चुअली पता चला कि दुनिया क्या कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त मोर देन 60 कंट्रीज शामिल थे, और टॉप नॉच जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया, अपनी पूरी हमारी जो बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट के साथ मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, पूरी टीम के साथ मिलके हमने भी कुछ फिर इनिशिएटिव्स लिए उसी लर्निंग की बेस पे। उसके बाद फिर ये कॉन्फ्रेंस हुई 2020 में होनी थी एक्चुअली, लेकिन कोविड की वजह से ये ना हो सकी। तो 2021 में वही चूँकि सिलसिला कंटिन्यू था, तो इन्होंने ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। उस कॉन्फ्रेंस में फिर मैंने अपने कुछ मेरे ख्याल 4 मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट्स सबमिट किए थे, रिसर्च पेपर सिंपल कह लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक पेपर जो है इट वाज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता कह लें। मैं इसमें मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला एक मेरे एब्स्ट्रैक्ट को। और इसी से सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट हुई कि इस इतने बड़े फोरम पे जो है वो एक चीज़ रिकग्नाइज हुई है मेरी। और मुझे मेरा पेपर तकरीबन उस वक्त 450 के करीब दुनिया भर से पेपर थे, जिनमें से मैं फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह था। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट अचीवमेंट यार। इतने हाई लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो 2023 में वर्ल्ड कांग्रेस हुई
उसमें मेरे 6 एब्स्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा। और उसमें फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द चांस कि मुझे वर्ल्ड कांग्रेस ने इनवाइट किया, फिजिकली वहाँ पे मैं मौजूद था सिडनी में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वो मैंने देखी है फिर। जी बिल्कुल। तो वो उसमें मुझे उन्होंने बाकायदा एक पूरा सिंपोजियम दिया, मैंने वो सिंपोजिया रन किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट डिस्कशन में एज ए पैनलिस्ट में उसमें मौजूद था। सो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये थोड़ा बहुत माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है और मजा आ गया यार। इतनी हमारी सेफ्टी की फील्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, एनवायरनमेंट की फील्ड के अंदर पाकिस्तान में इतने डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि यार इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, लोगों को बताएं आप सबके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आज हमने जो इन चीज़ पे काबू करना, जितनी मर्जी अपनी तारीफ कर लें, वो है पाकिस्तान को कैसे ट्रीट कर रहा है। पाकिस्तान में जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, वो कितने सॉलिडिफाई हो चुके हैं और कितनी मजीद इंप्रूवमेंट है। तो कहाँ से हम स्टार्ट करें, कौन सा सिरा पकड़ें? मौज भाई, ये जो अगर हम बात करें ना लेजिस्लेशन के हवाले से, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पे लेजिस्लेशन पाकिस्तान में कम्प्रिहेंसिव मौजूद है और ये बहुत पुरानी मौजूद है। बिखरी हुई है मेरे ख्याल में ना, हम कह सकते हैं थोड़ी सी बिखरी हुई है, या थोड़ा सा इसमें गैप भी मौजूद है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसे अगर खोल के बताऊं, हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि अंग्रेजों के दौर का है, 34 बिल्कुल। तो वो जैसे ही पाकिस्तान बना तो ऑब्वियसली सेम जो है वो एक्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया और सेम हमने अडॉप्ट कर लिया विद लिटिल बिट चेंजेस। और उसका जो चैप्टर 3 है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को डील करता है, आपको पता है। और वो उसमें थोड़ा जेनेरिक ज़रूर है लेकिन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। और फिर इसके अंडर जो रूल्स बने हुए हैं, फैक्ट्रीज रूल्स 1978 आई गेस, पंजाब के जो हैं, पंजाब के हवाले से बिल्कुल है। तो उसमें भी टाइम टू टाइम जो है वो अमेंडमेंट्स आती रही हैं, वो रूल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन अब बात आती है, लॉ अपनी जगह पर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन इशू है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लेजिस्लेशन के हवाले से, पार्ट्स एंड बिट्स एंड पार्ट्स में डिफरेंट जो लॉज हैं उसमें भी हेल्थ एंड सेफ्टी मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंपल एनवायरमेंटल लॉ को देख लें, उसके जो हैजर्डस सब्सटेंस रूल्स हैं वो प्योरली हेल्थ एंड सेफ्टी के बहुत सारे फैक्टर्स को कवर कर रहे हैं। इसी तरह पे माइन एंड मिनरल्स एक्ट है, उसके अंदर भी हेल्थ एंड सेफ्टी को डील किया गया है। इंडस्ट्रियल गैसेस वाला जो है, बिल्कुल। तो ये डिफरेंट लेजिस्लेशंस में हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर जरूर किया हुआ है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद की, जब सूबे खुद मुख्तार हो गए। बिल्कुल। तो रिसेंटली, अब रिसेंट तो नहीं हम कह सकते, कुछ साल गुजर गए हैं, पंजाब ने अपना एक्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका छोटा सा अगेन क्रेडिट लेना चाहूंगा। नहीं, क्रेडिट तो आपके बनते हैं सारे। 2012 माशाल्लाह इतने पीछे क्रेडिट आपके लगे हुए। 2012-13 में मैंने और अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, हमारे डायरेक्टर थे सईद अहमद अवान साहब, अच्छा, हम लोगों ने मिल के एक्ट ड्राफ्ट किया पंजाब के हवाले से, पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट। ओके। और ये फर्स्ट ड्राफ्ट 2012 में एग्जैक्टली लेट 2012 हमने ये सबमिट करवा दिया डिपार्टमेंट को, और फिर जो है वो इसको आगे वेट होने के लिए लॉ डिपार्टमेंट भिजवा दिया, और ये फिर वहाँ पे सिलसिला चलता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज और प्रायोरिटीज को देखते हुए, अब गवर्नमेंट डिसीजंस हैं, कैबिनेट ने इसको होल्ड पे लगा दिया, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता होते हुआते आखिरकार 2019 में ये पास हो गया। अच्छा, 2019 में जब ये पास हुआ था, इससे पहले इनका ड्राफ्ट भी प्रॉपर्ली पब्लिकली रिलीज हो चुका हुआ था, बिल्कुल, है ना? अच्छा, जब वो ड्राफ्ट फेज में था तो मुझे बताइएगा कि ये जस्ट एक जेन में आ गई बात कि उस वक्त भी कोई कंसल्टेंट्स हायर हुए थे इसको रिव्यू करने के लिए? आपने तो इनिशियल बनाया था, उसके बाद 12 रिव्यू करने के लिए कुछ हुआ था प्रोसीजर? नहीं, कंसल्टेंट्स इसके नहीं उस वक्त थे, हाँ, लेकिन हमने डिपार्टमेंट ने ये किया था कि ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन सेशंस किए, जिसमें एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इसी तरह एकेडेमिया से लोग लिए, और इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशंस हुई, कंसल्टेटिव सेशंस हुए, और उन सेशंस में जो चीज़ें सामने आई, जो
ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, फिर वो भी इनकॉर्पोरेट हुई उस ड्राफ्ट के अंदर। अच्छा। और फिर ये एक फाइनल स्टेज बन के, फाइनल एक डॉक्यूमेंट बन के तो लॉ डिपार्टमेंट से होता हुआ कैबिनेट से अप्रूव हुआ 2019 में। 19 में 18 की बात है, जब ड्राफ्ट फॉर्म में आया था तब मैंने ना इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाई थी। इसमें मुझे नजर में कुछ गैप्स आए थे, मैंने आइडेंटिफाई किए थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री के हवाले से कन्फ्लिक्ट बहुत आ जाएगा, जिसमें एक मेरे में सेफ्टी इंस्पेक्टोरेट का शायद जिक्र है कहीं पे, मुझे थोड़ा बहुत अगर याद हो कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र था कि सेफ्टी ऑफिसर जो है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो मैं उस पर कुछ वीडियोस बनाई थी कि यार ये तो ना इंडस्ट्री के अंदर, या फिर खासकर अगर हम बात करें टेक्सटाइल या दूसरी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये केओस सा हो सकता है कि वर्कर के मैं इसकी बात नहीं मानता, उसकी मानता यूनियन वाली साइड में चले जाए। क्या वो हम जो है ना उसमें वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। कंसल्टेंट का आपने जिक्र किया ना, तो वो कंसल्टेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जो मजे की बात है ना, मैंने जब ये वीडियो बनाई ना, मुझे कंसल्टेंट की कॉल आई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मां साहब हाथ थोड़ा रखो। ठीक है। मैंने कहा यार मैंने क्या कहा, मैंने तो अपनी राय दी है, मेरी राय की क्या है, तो मैं तो छोटा सा बंदा हूँ। तो उसने कहा कि कहता है गल मुकाइए, मैं कहा मुकाओ, कहता जिन्ने के गवर्नमेंट ने पैसे दिते ना उहदे च ही बंदा है। मुझे बड़ी हंसी मार का, चलो अब मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। कंसल्टेंट एक्ट बनाने के लिए बाय द वे कोई हायर नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हमने इसके रूल्स ड्राफ्ट करवाए, हाँ, रूल्स, तो उसमें हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट के पास एक डोनर एजेंसी मौजूद थी। ओके। और उस डोनर एजेंसी ने टेक्निकल कंसल्टेंट्स जो हैं वो 2 हायर किए, और उनकी फिर जो है वो कह लें खिदमात से रूल्स ड्राफ्ट हुए। बस अब ये मैं खान वो दोनों ना वीडियो देखेंगे हमारी, वो पहचानने की कोशिश करेंगे मैं था कि तू था। हम चलते हैं मेरे। तो अनफॉर्चुनेटली खैर अब अभी तक वो रूल्स ड्राफ्टेड ही हैं। उनमें फिर जब वो ड्राफ्ट होके गए तो अगेन कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, क्या कहते हैं, लॉ डिपार्टमेंट की। वो अभी स्टिल पेंडिंग है, अप्रूवल फेज में है। मेरा पता क्या कंसर्न है, जो पाकिस्तान में एनवायरमेंटल सेफ्टी के लॉज को लेके, अगर हम जैसे हम चूंकि इंडस्ट्री में होते हैं तो हर बंदा ओशा की बात शुरू कर देता है कि ओशा में ये, ओशा में फलां है, या फिर जो है यूके में तरफ चले जाएं तो उसमें यूके क्या नाम है उसका, HSE, यूके एग्जीक्यूटिव। हाँ, यूके एग्जीक्यूटिव वहाँ पे उसके हवाले देते हैं। अगर पाकिस्तान में बैठ के मैं गूगल पे सर्च करूंगा सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशंस, तो सिर्फ ये 2019 वाला जो है ना पॉलिसी या फिर जो एक्ट रूल्स है, सिर्फ ये निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते, कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अंडर वन अम्ब्रेला होना चाहिए। हमारे ऑडिट्स भी होते हैं, अब जैसे सेफ्टी के अंदर फायर सेफ्टी भी आ जाती है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग भी आ जाती है, हैजर्डस वेस्ट के रूल्स भी हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस के रूल्स भी हैं, और आप देखें पेट्रोलियम एक्ट भी है, एक्सप्लोजिव एक्ट भी है। इस पर कहीं ना कहीं सेफ्टी सारी चीजें डिस्कस हुई हुई हैं। सेफ बिल्डिंग कोड जो है 2016 वाले थे ना, हाँ जी, वो बड़े जबरदस्त यार बनाए हुए हैं, कमाल है। लेकिन वो कभी सेफ्टी रूल्स के अंदर ना, लॉज के अंदर सर्च नहीं होते, उनको अलग अलग सर्च करना पड़ता है। तो ये अंडर वन अम्ब्रेला एक होना चाहिए, जिसमें ओशा के अंदर भी है ना, एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारी है ना, उसके आगे सारी की सारी क्या कहते हैं, शाखें हैं, फील्ड्स हैं। आप क्या समझते हो? बड़ा अच्छा पॉइंट है। होना तो इसी तरह चाहिए प्रिंसिपली। अगर देखें उसकी वजह भी ये है कि जब आप इसको कंसोलिडेट करते हैं तो कोई एक बॉडी, इसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। बिल्कुल ऐसी है। अभी 10 बॉडीज हैं जो अपने अपने लॉज को रेगुलेट कर रही हैं। अच्छा, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक होना चाहते भी नहीं है, नहीं चाहते हैं। ये कह सकते हैं हम, वो अपने अपने साइलोज में बैठे हैं। ठीक है, वो साइलो इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, तो वो उस साइलो इफेक्ट को तोड़ना भी नहीं चाहते, वो ब्रिज बनाना भी नहीं चाहते। इसमें मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ। हमने कुछ कोशिश की लेबर डिपार्टमेंट में रहते हुए, लेबर डिपार्टमेंट के भी अंदर डिविजन्स हैं। अच्छा। एक लेबर डिपार्टमेंट है या सब डिपार्टमेंट है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड है। उसके बाद मेन स्ट्रीम एक जो है वो इनका हेड ऑफिस है, जिसके अंडर फील्ड ऑफिसेज मौजूद हैं। उसके बाद जो पैसी है वो भी लेबर डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और फिर उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से पर्टिकुलर एक ऑफिस है CIWC, जिसमें मैं जॉब करता रहा हूँ, सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट। फिर इसके साथ है इंडस्ट्रियल रिलेशन इंस्टीट्यूट। तो ये इवन एक डिपार्टमेंट के एक अम्ब्रेला के अंडर जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बहुत बड़ा गैप है। तो
एक डिपार्टमेंट के अंदर की ये सिचुएशन है, तो आप सोचें कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने लॉज चला रहे हैं या लेकर उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वहाँ पे कितने गैप्स हैं। इस वाले में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट काफी हद तक मुनज़्ज़म है। बिल्कुल आप कह सकते हैं। उन्होंने ना लिंक भी कर दिया हुआ है, जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसमें ऑयल आपने स्टोर करना अपने पास या पेट्रोलियम, तो फिर वो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से लो एनओसी, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से लो, इधर जाओ फलां जाओ, फिर आके एनवायरनमेंट का एनओसी मिलता है। हाँ। तो समहाउ दे आर इंटरलिंक्ड। तो ऐसी चीजें ना मेरे ख्याल में सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी एक होना चाहिए कि यार आप जब वो जिस तरह सिविल डिफेंस वाले हैं तो उनके थ्रू आपको एक लाइसेंस मिले कि फायर सेफ्टी की जो प्रोविजंस है वो पूरी की गई है कि नहीं की गई। और एक छोटी सी बात याद आ गई सिविल डिफेंस के हवाले से भी, क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो बातें तो बड़ी खुलेंगी। मेरी एक इंडस्ट्री थोड़ा का लिमिट जरूर रखिएगा कि बाद में हमारे खिलाफ ना। मैं एक इंडस्ट्री में था तो वहाँ हमारे सिविल डिफेंस वाले आए और नो डाउट ही वाज अ गुड पर्सन, बट वो एक ऑब्जर्वेशन हमारी बना गए कि ना कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और हमारी साइट पे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। ऑल्दो वी वर हैविंग अ फायर टेंडर जिसकी 7000 गैलन कैपेसिटी थी, तो हमने कहा कि यार इसमें ये इतना बड़ा फायर टेंडर रखा हुआ है, तो जो उनका इंस्पेक्टर तो उसने कहा कि नहीं लॉ में लिखा हुआ है कि 6 लीटर वाला पानी का फायर एक्सटिंग्विशर हो। इसी में मैं आपको एक और चले मजे की बात बताता हूँ। हमारे जो फैक्ट्रीज रूल्स हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि सैंड बकेट्स होनी चाहिए। हाँ, सैंड बकेट्स होनी चाहिए। अब पेट्रोल पंप पे नजर आती है, हमें आपको नजर आती होंगी। अब आप सोचें एक फार्मास्यूटिकल यूनिट है, हाँ, जिनका प्रोसेस पूरा बड़ा सेंसिटिव है, तो क्या वहां पर सैंड बकेट्स रखी जा सकती हैं? ये वो छोटे छोटे गैप्स हैं कि जिनको अब हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने लॉज को अपडेट करके ठीक करना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी कि जिन जिन फोरम्स पे हम गए, हम वहां पर जब देखते हैं तो बहुत बहुत आगे तक जा चुके हैं लोग। अच्छा। और हम अभी तक सैंड बकेट में, और इस पे लोगों के चालान होते हैं बाकायदा। जो लेबर ऑफिसर्स हैं या इवन जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके लोगों के अंदर भी है 2 चलान, वो चालान करते हैं। एक मैंने भी भुगता हुआ है स्पिट टूल्स वाला। हाँ, देखे ना वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अभी भी लिखा हुआ है स्पिटून हो और उसके अंदर व्हाइट चूना पड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारी एक साइड में एक था, एक कंपनी के अंदर वहां पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये स्पिटून नहीं है, लॉ की वायलेशन हो रही है, तो आप लीगल कंप्लायंस पूरी नहीं कर रहे। और जब आप इतनी छोटी चीजों के अंदर घुस जाते हैं ना, तो आप जो बेसिक मेजर हैजर्ड्स है ना उसको फिर ओवरलुक कर देते। फिर आपकी कोशिश होती है कि यार अभी छिपी चीजें जो है ना, छोटे छोटे रिमार्क्स, इनसे जान छुड़ाए, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ना आपको अनोइंग हो जाते हैं आपके लिए, और आपकी मैनेजमेंट भी बड़ी अनोय होती है इससे। कोई बड़ी चीज मेजर डेवलपमेंट हो ना तो मैनेजमेंट उसको वेलकम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के ऊपर आके अब यही जब हम लेजिस्लेशन में बात करते हैं। खैर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो अभी न्यू रूल्स बन रहे हैं पोशा के, पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर इन चीजों को काफी हद तक टेक केयर किया गया है। और ये हमने बल्कि जब ये लॉ एक्ट भी ड्राफ्ट किया था उसमें उस वक्त भी हमने ये प्लान किया था कि जब इसके रूल्स आएंगे तो जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कमी या कह लें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिडंडेंट हो चुकी हैं, उनको हम ऑब्सलीट करके तो इन रूल्स के अंडर बिल्कुल निकाल देंगे। थोड़ी सी जो लेटेस्ट जो न्यू चीज़ें हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं या न्यू इक्विपमेंट्स हैं, उनके हवाले से बात की जाए। बिल्कुल ऐसी। और यही फिर कस्टोडियन इस लॉ के भी वही लोग होंगे जो फैक्ट्रीज एक्ट के कस्टोडियन हैं। ये सारे लॉज, अगर मैं कुछ ऐसे लॉज का नाम लूं, जिस तरह हमने जिक्र किया पाकिस्तान फैक्ट्रीज एक्ट 1934, यानी पाकिस्तान बनने से भी 13 साल पुराना। बिल्कुल। फिर एक है इलेक्ट्रिसिटी लॉ, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, मैं कहूँ 1937 के, शायद वो पाकिस्तान से कुछ 10 साल पुराने हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम एक्ट है वो भी 1914 का, पता नहीं क्या है, वो भी पाकिस्तान से पुराना ही है। तो ये सारे लॉज जो है पाकिस्तान से पुराने, आल दो उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि आज के पाकिस्तान अभी भी वहीं पे है, क्योंकि पाकिस्तान उन लॉज को भी कंप्लाई नहीं कर सका, इतने जबरदस्त लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है। गोरे की खूबसूरती एक चीज ये तो माननी पड़ेगी ना हमें, कि उस टाइम पे भी उन्होंने अगर लॉज बनाए तो इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे जो आगे आने वाले 100 साल को बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो उनकी सोच को हम सलाम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट कैसे करे इसको, आप क्या समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इनकी बढ़ने की वजह क्या बन रही है? आए दिन जो फायर इंसिडेंट्स हम सुनते हैं, और ये जो बॉयलर का इंसिडेंट्स है, ये तो बड़े यार मेरी नज़र के अंदर बड़ा क्रिटिकल है।
पंजाब के ख्याल प्रेशर वेजल्स एक्ट आए थे ना, बिल्कुल है, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया था कि आपने टेस्टिंग करवानी है ईयरली। इस पे जो है वो जो बॉयलर इंस्पेक्टर्स हैं या बॉयलर इंस्पेक्टरेट का जो लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बावजूद अगर बॉयलर्स की ब्लास्टिंग हो रही है तो बड़ा क्रिटिकल। आप क्या समझते हो कि व्हाट गैप लाइज? अच्छा मौज भाई, मैं एक मजे की आपको और बात बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया मेन स्ट्रीम कह लें या इवन सोशल मीडिया भी कह लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन टेक्निकल लोग मौजूद हैं। कहीं पर कोई आग लगेगी, कहीं पर कोई किसी किस्म का भी ब्लास्ट होगा, तो जो फर्स्ट खबर निकलती है वो आती है जी बॉयलर ब्लास्ट हो गया, बॉयलर। अब मज़े एक और बात बताऊं, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें बॉयलर का नामो निशान बनता ही नहीं है, उधर भी बॉयलर फाड़ दिया, तो उन्होंने उधर भी बॉयलर फाड़ दिया। फर्स्ट रिपोर्ट इस तरह निकलती है। बॉयलर्स आमतौर पे अगर देखें ना, बॉयलर ब्लास्ट अगर हो तो जो थोड़ी हैवी कैपेसिटी के बॉयलर्स हैं वो किलोमीटर्स तक इफेक्ट जाता है उसका। बिल्कुल ऐसी है। उसमें ये नहीं होता कि जी एक कमरा गिरेगा या एक जो है वो फैक्ट्री ही सिर्फ गिरेगी। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बॉयलर्स के जो असल इंसिडेंट्स हैं वो बहुत कम है। हाँ, जो फायर हो गई या कोई और किसी भी वजह से कोई जो है वो ब्लास्ट हुआ तो उनको भी इसी के खाते में डाल दिया जाता है। इसका मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस खुद कर चुका हूँ। मैं इसका शाहिद हूँ खुद कि हमें खबर पहुंची कि वो XYZ जगह पे ये ब्लास्ट हुआ, बॉयलर फट गया और उसमें ये हो गया वो हो गया, और जब फिजिकली हमने विजिट किया तो बॉयलर इंटैक्ट है, बॉयलर को कोई मसला नहीं है, बॉयलर बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। और उसकी रीजन जो है फॉल्स रिपोर्टिंग, ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि मीडिया हर बंदा कहता है सबसे पहले मेरी खबर आई। ऐसी दो चीजें हैं, एक तो मेरे ज़हन में ऑलरेडी था, दूसरा आपने पॉइंट आउट कर दिया, फॉल्स रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू बॉयलर। और जो दूसरी जो मेन चीज हम डिस्कस करते हैं ना कि यार शायद इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इस कंपनी ने अपना रिकॉर्ड जलाया होगा। ये हमारी ना परसेप्शन ऐसी क्रिएट हो गई है ना अनफॉर्चुनेटली कि कहीं पे भी फायर इंसिडेंट हो। मैं 2-3 साल पुरानी बात है, इस्लामाबाद में था और उधर उस वक्त ना वहाँ पे एक बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर फायर इंसिडेंट हुआ। सो आई वाज प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम। हम भी वहां से वैक्यूएट, लेकिन हम वैक्यूएट जब हुए तो बाहर से धुआं नजर आया तो हमने देखा कि शायद ऊपर आग लगी हुई थी। उस वक्त भी यही खबर आई। और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी होता है ना इस तरह का मेजर इंसिडेंट, दो चीजें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, एक तो रिकॉर्ड इन्होंने जलाया होगा और दूसरा बॉयलर फट गया होगा, बॉयलर फटे। तो बॉयलर के वाले से तो चले दैट्स गुड। तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या गैप आ रहे हैं? जब हम इम्प्लीमेंटेशन गैप्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक मेजर फैक्टर जो है ना वो है हमारे माइंडसेट। अच्छा। और मैं आपको अब सच्ची बात बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 18-19 साल का, उसकी बेस पर और जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं उसकी बेस पर, कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि मैनेजमेंट ने बाकायदा तौर पे अरेंजमेंट्स की हैं, बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग्स भी करवाई, लोगों वर्कर्स को PPEs भी दिए, वर्कर्स को जितनी जो प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारी अडॉप्ट भी की। अच्छा। उसके बावजूद एक्सीडेंट्स हुए। अब हमारा जो वर्कर है यहाँ पे उसका भी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ILO की बाकायदा एक इस पे स्टडीज हैं और उसमें उसका जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो ह्यूमन फैक्टर है किसी भी एक्सीडेंट के पीछे वो 96% है। इस चीज को मैं वेट करूंगा। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पे मेरी बहस स्टार्ट होगी कि रोड सेफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वायलेटर बाइकर्स हैं। हाँ। जो लोअर स्टाफ है ना, जो बाइक्स पे होते हैं वो सबसे ज्यादा वायलेट करते हैं। जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे कि बाइक्स वायलेटर जो हैं ये ज्यादा है पाकिस्तान में। अभी आते हुए मैं देख रहा था कि यार रेड सिग्नल है, हाँ, 3 बच्चे बंदे ने बिठाए हुए हैं, पीछे उसकी बीवी बैठी हुई और ऐसे करके ना निकल गया। तो माइंडसेट वाली बात आपने बिल्कुल ठीक ही कि जो हमारे यहाँ जो वैसे ना गवर्नमेंट आजकल एक अच्छा लाहौर के हवाले से तो स्टेप ले रही है, ग्रीन लाइन का। हाँ, यस। तो अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए। फिरोजपुर रोड पे इसका बड़ा ज्यादा काम शुरू हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अच्छा इसमें आप अगेन देखें ना माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बंदा सोचता ही नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, अपनी जान के बारे में या किसी दूसरे की जान के बारे में, उसको आप जितनी मर्जी लेंस बना के दे दें, जो मर्जी कर लें, वो नहीं मानेगा अनटिल और अनलेस कि या तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपरविजन सिस्टम मौजूद हो, चालान हो, फौरी तौर पे उसे पकड़ा जाए, उसको कोई सजा जजा वाला कॉन्सेप्ट दिया जाए,
तो फिर शायद ये लोग बदलें। हाँ, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ आपकी बात को लेके चलूं, तो अगर हम चाहते हैं कि प्योरली ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में सेफ्टी के लॉज इंप्लीमेंट हो ऑन रोड एंड ऑन इन इंडस्ट्री, तो ये तभी मुमकिन है जब पेनल्टी सिस्टम स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। जिन कंट्रीज ने इसमें एक्सेल किया है, टॉप पे आए हैं, वो उन्होंने पेनल्टीज को बड़ा ना इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। यूएई चले जाएं गल्फ के अंदर, हाँ जी, कोई बख्शिश नहीं है किसी किस्म की। यूके चले जाएं, ठीक है, यूएस चले जाएं, जिन कंट्रीज को हम फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पेनल्टी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, सजा जजा का कॉन्सेप्ट इसी वजह से अल्लाह ताला ने दिया है ना। ठीक हो गया। तो चलें, ग्रेट। अब यही चीज जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी आपको कि वर्कर साइड पे तो हम देखते हैं उसको सजा फौरी तौर पे मिल गई एक्सीडेंट के नतीजा में, जबकि मैनेजमेंट साइड पे देखें बहुत सारे केसेस में मैनेजमेंट कहती है छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे, उनको मैटर नहीं करते, हम कुछ मैनेज कर लेंगे, कर आगे कुछ ना कुछ। तो ये इस चीज को इंश्योर करवाना बहुत जरूरी है। नहीं छोड़ना चाहिए ये। जैसे अभी आजकल क्रशिंग सीजन है शुगर का, तो गन्ने की ट्रॉलियां जाएं तो इतना ट्रॉली साइज और उसकी इतनी ज्यादा एक्सीडेंट निकली होते हैं, गन्ने बाहर निकले होते हैं, लोग ट्रॉली स्लो होती है तो लोग खींच रहे होते हैं गन्ने। यार दिस इज नॉनसेंस। फिर आप वो देखें, मैंने दुनिया में शायद वो कहीं पे भी नहीं देखा, वो जो राइस हस्क है वो तूड़ी जिसे कह जाती है, ट्रक का साइज देख ले, वो तो ट्रक का साइज नॉर्मस। पूरी दुनिया में मैंने कभी नहीं कहीं पे भी देखा ये। यार पेनल्टी सिस्टम जो है ना, मेरे ख्याल में हम एज अ नेशन इसको सपोर्ट करें और ये हमारी भलाई के लिए है। और पेनल्टी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिसका वाकई में इम्पैक्ट नजर आए। अब एक ट्रॉली वाला है, उसका 500 रुपए का चालान हो जाएगा, वो बॉदर नहीं करता। एक फैक्ट्री है जो कि लार्ज स्केल समझ लें आप फैक्ट्री है, उसको आप 1 लाख का 2 लाख रुपए का फाइन करते हैं तो उसके लिए वो मैटर नहीं करता, कोई मैटर। हाँ, अनटिल और अनलेस कि वो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो, बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी में उनके लिए उनकी फेम बड़ा मैटर करती है, उनका नाम बड़ा मैटर करता है। चालान होंगे तो वो चालान पहुंचेगा बायर्स तक जाएगा, फिर उस सूरत में तो इफेक्ट आता है। लेकिन लोकल स्केल पे जितनी हमारी मेजॉरिटी हमारी इंडस्ट्री लोकल काम कर रही है, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता इसका। तो इसमें इतने गैप्स होने के बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स जो है साइलोज के अंदर हैं, जिस आपने भी कहा कि जिस वजह से कोऑर्डिनेशन के बड़े ना इश्यूज आ रहे हैं। तो कोई सक्सेस स्टोरी भी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में अपने रिट कायम की हो और किसी इंडस्ट्री से मनवाया हो कि हाँ भाई तुमने आज सेफ्टी मान के उठना है कोई आपने कोई ऐसा करवाया हो? बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ नेगेटिव ही चल रहा है, सारा कुछ गलत ही है। बहुत सारे गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। उसमें देखें, जैसे मैंने अभी बताया, ये लेजिस्लेशन का बन जाना ही, एक एक्ट का पास हो जाना, वो भी गवर्नमेंट की कमिटमेंट को शो करता है कि गवर्नमेंट वाकई ही में कुछ करना चाह रही है। अच्छे बुरे पॉलिसीज लोग हर जगह पे होते हैं, हमें सिर्फ नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए। अब अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ और अच्छा खासा बड़ा एक्सीडेंट था, उसमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो है वो मोर देन 18 थी। अच्छा। अब उस केस में हमने ये मेक श्योर किया कि वो फैक्ट्री उस वक्त तक रीओपन ना हो जब तक तमाम के तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ना लिए जाएं, और उस तरह के एक्सीडेंट्स की रिकरेंस जो है उसको मिनिमाइज ना कर लिया जाए। वो हुआ, उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट मुरतब करके दी, उसके बाद जाके वो फैक्ट्री रीओपन हुई। तो फिर वो फॉलो अप भी करते हैं आप? डेफिनेटली फॉलो अप होता है बाकायदा, खास तौर पे ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद टाइम टू टाइम फॉलो अप में गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लेबर ऑफिसर्स हैं या लेबर डिपार्टमेंट के जो बाकी स्टेक होल्डर के जो हैं ऑफिसर्स हैं, वो उसको विजिट करते रहते हैं, बिकॉज वो हाईलाइट हो जाती हैं ऐसी फैक्ट्रीज, तो उनके ऊपर ख़ास तौर पे आपको पता है एक टैग लग जाता है, तो वहाँ टाइम टू टाइम जाते रहते हैं लोग। अच्छा, ये एक चीज़ है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ पंजाब के हवाले से। पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा अपनी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी डेवलप की है, ओके, बेस्ड ऑन विजन जीरो। अब ये विजन जीरो क्या कॉन्सेप्ट है? विजन जीरो बेसिकली ईसा इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये लॉन्च हुआ था विजन जीरो का 2017 में वर्ल्ड कांग्रेस में, और ये जो हुई थी सिंगापुर में। वो जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स थे उसके अंदर था कि नहीं, ये सेपरेट चीज। अच्छा, सेपरेट चीज है, ठीक है। और
उसके बाद 2017 में जब हमें ये पता चला उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, फिर पाकिस्तान हम लोग आए वापस और आके 2018 में हमने इस पे वर्किंग की। ओके गुड। और 2018 के एंड पे हमने एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस करवाई इसके ऊपर बाकायदा, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जर्मनी से, सिंगापुर से, यूएसए से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने ये एक्सपर्ट्स भी बुलाए इसके, जिन्होंने ईसा के साथ मिलके विजन ज़ीरो को डेवलप किया था एक्चुअली। गुड। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसमें मोर देन 600 जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से, ये उसी तरह से जो यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। और उसके बाद ये अगेन ये काम चलता गया। और सक्सेस स्टोरी में फिर मैं आपको ये बताऊं, 2019 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही उसको लीड कर रहा था। उसमें हमने एक डोनर एजेंसी के साथ मिलकर एक इंडस्ट्रीज का क्लस्टर चुना और उसमें विजन ज़ीरो की इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवाई। गुड। और उस विजन ज़ीरो की इम्प्लीमेंटेशन के फिर हमने कुछ गोल्स सेट किए। क्वार्टरली बेसिस पे उन गोल्स का रिव्यू होता था बाकायदा। और ये 2019 में शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली 20 में कोविड आ गया, सो ये जस्ट जो है वो 4 क्वार्टर्स चल सका ये प्रोजेक्ट। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इन 4 क्वार्टर्स की भी जो हमारे पास प्रोग्रेस आई वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी मोटिवेशनल थी कि आज भी हम एज ए सक्सेस स्टोरी वो लोगों को देते हैं। क्या बात है। और इंडस्ट्रीज उसको बाकायदा तौर पे इस चीज़ को परचेज करती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उन्हें कि यार अगर वो इंडस्ट्रीज कर सकती थी तो व्हाई नॉट अस। और यही विजन ज़ीरो बेस बना जो पंजाब की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्ट्रेटेजी डेवलप हुई। ये मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो HSE को बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे पैमाने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की भी 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग तक जा रही है। बिल्कुल। बड़े नाम है जिसमें एंग्रो है, नेस्ले है, होंडा है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उनके बहुत बड़े नाम है, शेल है, श्लिमबर्जर वगैरह सारा कुछ। टेक्सटाइल में बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे नाम है यार। सफायर है, निशात है, इनकी तरफ आप चले जाए तो बहुत अच्छे से इंटरलूप माशाल्लाह बड़े अच्छे कर रहे हैं। MTM है, सारे आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके भी कुछ, इनको ना मैं समझता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना हमारा, जो नेशनल चैनल्स हैं वहां तक रसाई देनी चाहिए ताकि वो गुड प्रैक्टिसेस भी अपनी शेयर करें। आए दिन हम मॉर्निंग शोज भी देखते रहते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही होती है, लेकिन जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लेकर आना चाहिए ताकि अवेयरनेस इसकी क्रिएट हो। तो समराइजिंग एवरीथिंग, इसमें एक पॉइंट जस्ट मैं ऐड कर दूं माज भाई, जहाँ पे आप बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, हमारी सच बात ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है। हाँ, ये तो हमने कुछ कैंपेन्स चलाई बाकायदा तौर पे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, जब मैं हम कह रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को उन इश्यूज में उस वक्त कंसीडर कर रहा होता हूँ। आपकी हैट जो होती है लेबर डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो उसमें हमने फिर कुछ चैनल्स को चूज किया बाकायदा तौर पे। उन चैनल्स के ऊपर हमने जो उन कैंपेन्स के अंदर वीडियोस बनाई थी, अवेयरनेस वीडियोस थी, उनको चलाया, बल्कि चलवाया कह लें एक्चुअली। तो फिर हमारे जो उस वक्त के DG थे, एक मॉर्निंग शो में उनको पार्टिसिपेट करवाया। अच्छा। इसी तरह से और टाइम स्लॉट्स बड़े हमने चूज किए कि वो जो प्राइम टाइम्स हैं उनमें वो वीडियोस चलें और उनमें वो, क्योंकि मॉर्निंग शोज भी एक हिसाब से प्राइम स्लॉट ही चलती है। फिर इसी तरह से हमने रेडियो को यूज़ किया। फैक्ट्रीज में आज भी बहुत सारे वर्कर्स हैंड्स फ्री लगा के और रेडियो सुन रहे होते हैं। वो अवेयरनेस मैसेजेस जो वॉइस नोट थे वो रेडियो के थ्रू चलाए, SMS कैंपेन की। और फिर जो है वो इसका जितना सोशल मीडिया, चूँकि बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह ऑलमोस्ट ले चुका है सोशल मीडिया, उस पर ये सारी की सारी कैंपेन हमने चलवाई। पर आपकी रेडियो वाली बात से मुझे भी एक वाकया याद आ गया। मैंने ना कुछ अर्सा पहले, दैट वाज अराउंड 2018 की बात है, तो मुझे भी दिन में ये आया कि यार सारों को ना कांटेक्ट करें और इस पे जरा इसकी प्रमोशन को ऊपर करें। तो मैंने भी FM के कुछ चैनल्स वगैरह को सर्च किया नेट से, कुछ 1-2 को कॉल्स वगैरह की, और मैंने कहा कि यार आप ना जिस तरीके से आप ड्राइविंग का टाइम होता है ना शाम का, जिस वक्त यूजुअली लोग, लाहौर के अंदर तो बड़ा ये कंसेप्ट है कि ऑफिस से वापसी के दौरान जो है FM ही चला जाता है। ठीक, तो उस दौरान जो है ना हम सेफ्टी का एक प्रोग्राम बाकायदा रन करें और उसके ऊपर मैंने कहा कम से कम 40-50 एपिसोड्स हो
कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी को डिस्कस करें, पर्सनल सेफ्टी को डिस्कस करें, सिक्योरिटी मैटर्स को डिस्कस करें। ठीक है, बीच में एक आधा गाना आ जाए, ठीक है, वो चलता है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो मस्ट है ना, एंटरटेनमेंट मस्ट है। बट वो उन्होंने कहा कि यार इसको सुनेगा कौन? मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं सुनता ना सुने, फिर हम अपने चैनल से शुरू सुनाते हैं। तो समराइजिंग एवरीथिंग, एक सॉरी टू कट यू अगेन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट को ना मद्देनजर रखते हुए हमने भी कुछ किया कि लोगों को एंटरटेनमेंट और एजुकेशन मिलाकर दे दी जाए। बिल्कुल, कोई ऐसा फार्मूला तैयार करके दें। अच्छा, सो इन कैंपेन्स के अंडर फिर हमने ये किया कि बाकायदा सेफ्टी सॉन्ग्स बनाए। अच्छा। और बड़े ही जबरदस्त किस्म के, वो बोरिंग कोई इस तरह की चीज नहीं है, वो बाकायदा अच्छी बीट के साथ, अच्छा, अच्छे सिंगर्स के साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स हुई बाकायदा तौर पे। और फिर हमने उन सॉन्ग्स को इवन इंडस्ट्रीज को दिया। अच्छा। और इंडस्ट्रीज को हमने ये कमिटमेंट के साथ दिया कि जो उनकी बसेस हैं उसके अंदर चलाया जाए जब वो शिफ्ट लेके आ रही है या शिफ्ट वापस लेके जा रही है। इसी तरह से जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उसमें अभी भी आज भी एक कॉन्सेप्ट है वो जो पुराने ज़माने से चलता है कि जो स्टिचर है ना, गाने के बगैर या म्यूजिक के बगैर उसके हाथ नहीं चलते, पाँव नहीं चलते। तो आज भी आप अगर देखें स्टिचिंग यूनिट्स में बाकायदा तौर पे उन्होंने साउंड सिस्टम्स लगाए हुए हैं। अच्छा। उन साउंड सिस्टम्स पे हमने कहा जी आपके जो म्यूजिकल जो टाइम जिस तरह से स्लॉट्स हैं उनके अंदर इन सॉन्ग्स को, इन मैसेजेस को भी चलाया जाए। यार ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे, हम जब स्कूल में थे ना तब लॉन्च हुआ था कैप्टन सेफगार्ड वालों ने। हाँ बिल्कुल। फिर वो डेटॉल वॉरियर आ गया जिसके अंदर वो शाहिद अफरीदी को उन्होंने बना लिया। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। चले, मुझे ऐसा माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया, गवर्नमेंट इतना कुछ छुप छुप के कर रही है। आई होप कि उसकी अब ये सारी चीजें सामने आए और कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी हो, पेनल्टीज हो और लोगों की हेल्थ और सेफ्टी जो है उस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो। आज का टेक होम क्या है हमारे उन लोगों को बताएं जो न्यू प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं, और आपकी तरफ से क्या सजेशन एडवाइस किया ताकि फिर हम आगे तरफ बढ़े? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे बिहेवियर्स। जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव बिहेवियर या जिसे हम पॉजिटिव कल्चर भी कहते हैं, सेफ्टी कल्चर भी कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और होती हैं दुनिया में। जब तक ये एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप नहीं होती, सेफ्टी की सेंस हमारे अंदर से जब तक नहीं डेवलप होती, सच बताऊं तब तक ये चीज़ें बातों की हद तक ही रह जाएंगी। आपने खुद ही एक बात की कि जी मैंने वो देखा एक बाइकर जो है वो अपने 2 बच्चे 3 बच्चे जो है वो बिठा के और इस तरह करते हुए सिग्नल की वायलेशन करते हुए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचें उस बंदे के अंदर जब तक ये सेंस नहीं डेवलप होती कि मैं अपने बच्चों की और शायद किसी और की भी जान को स्टेक पे लगा रहा हूँ अपने इस छोटे से एक्ट की वजह से, हार्डली कितने सेकंड्स बचा लेगा वो शख्स? 5-10। ठीक है, वो फिर बात वही आ जाती है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। बेशक। तो ये चीज़ें हमें तमाम लेवल्स पे सोचने की ज़रूरत है, वो चाहे गवर्नमेंट लेवल है, वो चाहे टॉप मैनेजमेंट इंडस्ट्री की है, वो चाहे वर्कर है, वो कोई भी है, वो एक इवन आप अपने घर के अंदर मौजूद हैं, आप अपने अंदर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, जब तक हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं होगी, ये सेंस डेवलप नहीं होगी, शायद कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल सकता। एक्सीलेंट थॉट्स। बिहेवियरल सेफ्टी के ऊपर पाकिस्तान में वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ एम्प्लॉयर, एज अ एम्प्लॉय, किसी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस मर्जी लेवल पे, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई घर में हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारे बीवी बच्चे, वालिदैन, रिश्तेदार। एक बंदे के साथ अगर हादसा होता है तो वो तो किसी किस्म तरीके से खुद सर्वाइव तो कर ही लेता है, लेकिन जो उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पे, उसके रिश्तेदारों पे, उसके अहलो-याल पे, उसके वालिदैन पे गुजरती है, उसका कोई भी पैमाना नहीं है उसको। इसकी मैं ना एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि एक शख्स है, वो अपनी जॉब पर जाता है और अपने बच्चे के साथ प्रॉमिस करके जाता है जब मैं शाम को वापस आऊँगा तो मैं आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो केयर नहीं करता या किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और रात को उसकी खुदा ना खास्ता डेड बॉडी घर पहुंचती है विद कंपनसेशंस,
गवर्नमेंट की 5 लाख रुपया कंपनसेशन है। फॉर एग्जांपल जी, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छा था, उसने अपनी तरफ से भी ऐड कर दिए, तो कोई 2 मिलियन साथ आ गया उस डेड बॉडी के, तो क्या वो 2 मिलियन उस एक चॉकलेट का अल्टरनेट हो सकता है जो उसका बाप अपने प्यार के साथ अपने बच्चे के लिए लेके कभी भी नहीं हो सकता। बस यही चीज व्यूअर्स हमने अंदर अपने डेवलप करनी है। बिल्कुल यही थिंकिंग है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं एज ए सेफ्टी एक्सपर्ट कि लोगों को जितना ज़्यादा एजुकेट कर सकें, जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकें, जितना ज़्यादा समझा सकें, उसमें चाहे सॉफ्ट थेरेपी हो या शॉक थेरेपी हो, दोनों तरह से। बेशक स्टिक एंड कैरेट दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। और मैं वैसे ज्यादा पेनल्टी पे बिलीव करता हूँ, पेनल्टी की बहुत जरूरत है हमेशा। बेशक। चलो जी, थैंक यू। मुझे ऐसा माशाल्लाह आपके साथ गपशप लगा के बड़ा मजा आया। अब हम चाय पियेंगे आपके साथ। जी जी, कैमरा करते हैं जल्दी से बंद, ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर हो और आपसे मुलाकात रहेगी।